Hello, my dear viewers. This is Ehsan sir. A very warm welcome to all of you again. तो आज हम लोग ट्वेल्थ साइंस में केमिस्ट्री पढ़ेंगे ट्वेल्थ में। तो केमिस्ट्री में मैंने पिछले लेसन में आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ाया था। एक पढ़ाया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक पढ़ाया था एजेट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इंटर कर जाते हैं। उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस लेसन को आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है, सुनना है, बहुत मज़ा आएगा। बोर्ड वाले बच्चे जो मैं यहाँ पर नोट किए हुआ हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसे नोट किया है, आप इसे एज इट इज़ याद कर लोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट टाइप में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफिनेशन लिख देना, आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये टाइप लिख देना, कितने टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हम लोग को। ठीक है, अब चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो, कॉलिगेटिव सॉल्यूशन हम लोग पढ़े थे। ये चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको अच्छा से आप लोगों को समझाता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन की क्या चीज़ बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूशन बनता है। ओके, अब एक चीज़ समझो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि सॉल्यूशन के अंदर देखो, सॉल्यूशन जो बनता है, मिक्सचर जो बनता है, ओके, तो सॉल्यूशन की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ओके, उसका इंटरनल एनर्जी, ओके, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो सॉल्यूशन का एक अपना बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ओके, अब उस प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो सॉल्यूशन में, देखो, सॉल्यूशन में पड़े हुए सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। वैसे प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आपको सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि वेपर प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा था, तो वेपर प्रेशर की जो है, जैसे कि हम लोग जो पढ़ने वाले जो एक कुछ बातों को समझो यहाँ पे। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर मान लो कि लिक्विड, मैं हम लोग बात कर चुके हैं कि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट है और लिक्विड सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट जो है मेरा, सॉलिड लेना है हम लोग को। सॉल्यूट क्या लेना है? सॉलिड। ओके, तो मैंने बताया था कि एक वोलाटाइल सॉल्वेंट होता है, एक नॉन वोलाटाइल होता है। तो वोलाटाइल जो इवेपोरेट कर जाए, तो हम लोग जो कॉलिगेटिव पढ़ने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दिमाग में बैठा लो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं उस सॉल्यूशन के लिए जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वोलाटाइल हो, ओके, लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, सॉलिड। ओके, सॉलिड होना चाहिए सॉल्यूट, और वो भी नॉन वोलाटाइल। आपको सर नॉन वोलाटाइल क्या? यानी कि जो इवेपोरेट नहीं करे, जिसकी इवेपोरेशन की टेंडेंसी 9 के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, ओके, बिल्कुल कम हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोग अभी जैसे सोल्यूशन बनाए, सोल्यूशन में क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो पानी, वाटर जो है वो वोलाटाइल नेचर का है, माने वो इवेपोरेट करता है, कुछ ना कुछ उसकी इवेपोरेशन टेंडेंसी तो है। पानी को आप रख दो तो जरूर है कि वो वेपराइज करेगा, कभी ना कभी सूखेगा। ओके, तो वाटर जो है वो आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेना है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए आपको दो बातों को दिमाग में बैठा लेना है कि एक तो बात ये कि जो सॉल्यूशन लेना, वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा वोलाटाइल लेना है और सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलाटाइल लेना है, नॉन वोलाटाइल सॉलिड। ओके, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। ओके, आपको अगर सॉल्वेंट, सर सॉल्वेंट जो वोलाटाइल है, कौन कौन सॉल्वेंट हो सकता है? वाटर हो सकता है, ओके, वोलाटाइल होता है, ये इवेपोरेट की टेंडेंसी रखता है, इवेपोरेशन इसका हो सकता है। जैसे कि तुम बेंजीन ले लो, ओके, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजीन भी आपका सॉल्वेंट है। उसके बाद वोलाटाइल सॉल्वेंट है। उसके बाद आप ले लो कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, उसका कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, अल्कोहल ले लो, मैंने लिखा है नोट्स में अच्छा से। ओके, तो ये सभी सॉल्वेंट हैं, ये आपका वोलाटाइल सॉल्वेंट है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सवाल सब जो आएंगे ना, तो वो अगर सॉल्वेंट का चर्चा होगा क्वेश्चन में, तो सॉल्वेंट इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। ओके, और भी हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होना चाहिए? नॉन वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कैसे? जैसे चीनी, शुगर। ओके, शुगर सॉलिड है, उसकी इवेपोरेशन की टेंडेंसी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल कहो कि बिल्कुल कम है। ओके, यानी कि उसमें बहुत कम उसकी इवेपोरेशन की टेंडेंसी, यानी उसका वेपर प्रेशर बिल्कुल नहीं बनेगा। ओके, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट का बनेगा, सॉल्यूट का नहीं बनेगा। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे कि ग्लूकोज एक सॉलिड है, अब उसकी टेंडेंसी इवेपोरेशन की नहीं है, नेग्लिजिबल टेंडेंसी उसकी इवेपोरेशन की, वेपोराइजेशन की। ओके, तो वो नॉन वोलाटाइल में आएगा। तो यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड किया जाता है, ओके, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ओके, इन
वोलाटाइल सॉल्वेंट, याद रखना बात को। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आ गया। आप कोलिगेटिव जैसे वेपर प्रेशर की बात करते हैं, आप मान लो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ऑलरेडी सॉल्वेंट डाला हुआ है, सॉल्वेंट आपका वोलाटाइल है, पानी मान लो रख दिया मैंने, पानी। ओके, अब इसके अंदर मैं मान लो, अब देखो ऑलरेडी समझना बात को अच्छा से, अब मैं इसको घेर देता हूँ, ये कंटेनर घेर दिया, पानी का इवेपोरेशन होगा, पानी इवेपोरेट करेगा तो उसका वेपर यहाँ पर जमा हो जाएगा, पानी का वेपर यहाँ पे जमा हो जाएगा, वेपर मतलब भाप। ओके, उसका वेपर, वाष्प बोलते हैं हिंदी में, तो वो वेपर यहाँ पे जमा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर लगेगा, तो वेपर प्रेशर हो जाएगा यहाँ। तो सिर्फ इस कंटेनर में सिर्फ पानी है, क्या है, सिर्फ वाटर है। तो इस कंटेनर में सिर्फ वाटर है, तो वाटर का कुछ ना कुछ इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से उसका प्रेशर बनेगा, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो इस केस में इसके वेपर प्रेशर को लिखते हैं P नॉट। क्या लिखते हैं, P नॉट को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, अभी इसमें कोई मैंने सॉल्यूट नहीं डाला है, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला है, सिर्फ वाटर है इसके अंदर, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर का इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से वेपर बनेगा। अब मैंने कंटेनर को बंद कर दिया है, तो कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर लगेगा उसकी दीवार पे। ओके, जो वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर लगाएगा, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, मैंने वेपर प्रेशर के बारे में क्लास में पढ़ाया जा चुका है, मैंने पढ़ा दिया इसके बारे में। फिर भी मैं इस चैप्टर का स्टार्टिंग का जो बचा हुआ लेक्चर है, मैं जरूर इस पर अपलोड करूँगा आपको बाद में। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग ये पढ़ते हैं। तो वेपर प्रेशर, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पर तो इस केस में सिर्फ वाटर है इसके अंदर, तो वाटर का वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर होगा, तो इसको बोलेंगे P नॉट। क्या बोलेंगे, P नॉट मतलब कि वेपर प्रेशर कब, जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में रखा हुआ है, उसमें सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है, सॉल्यूशन के टाइम में नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अभी प्योर स्टेट में, तो इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, पॉइंट क्लियर, या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बोल सकते हो। चलो, अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट सुनो, वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी हो गया। अब इसके अंदर देखो, मैं यहाँ पर इसके अंदर पानी था, इसके अंदर मैं चीनी डाल देता हूँ। ओके, चीनी डाल देता हूँ। पहले यहाँ पर पानी का मान लो छोटा ये पानी का छोटा क्या बोलते हैं, पार्टिकल था। अब इसके अंदर चीनी मैंने रख दिया, बड़का पार्टिकल। ओके, सॉलिड पार्टिकल थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, सॉल्वेंट पार्टिकल छोटा होता है, चीनी का पार्टिकल रख दिया। अब चीनी को जैसे घोलेंगे, तो अब बताओ, जैसे स्टार्टिंग में जितना प्रेशर बन रहा था, वेपर प्रेशर, जितना इवेपोरेशन हो रहा था, उतना वेपर इवेपोरेशन अभी होगा नहीं होगा, क्योंकि चीनी जितने वाटर के जो पार्टिकल थे, वाटर के पार्टिकल का जगह चीनी का पार्टिकल ले लिया। तो जो ऊपर मान लो कि 10 मॉलिक्यूल था, पानी के सरफेस के ऊपर 10 मॉलिक्यूल था। ओके, अब चीनी का पार्टिकल आकर उसका जगह भर दिया, तो अब मान लो कि पार्टिकल की संख्या कम हो जाएगी, तो अब कम इवेपोरेशन होगा। जब इवेपोरेशन कम होगा तो इस टाइम में वेपर प्रेशर घट जाएगा, तो इस टाइम में जो वेपर प्रेशर आएगा उसको बोलेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए हम लोग PS लिखते हैं या P लिख देते हैं, सिर्फ P लिख देते हैं। ठीक है, तो इस टाइम में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि उसका जगह ले लिया सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो याद रखना कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इस जब सॉल्यूशन बनता है उसे सॉल्वेंट का, इसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो सॉल्यूशन के अंदर कम जाएगा। तो याद रखना कि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, चलो इसको आगे बढ़ते हैं। तो जो वेपर प्रेशर है वो एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना। अब मान लो मैं यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल जितना ज़्यादा डालूंगा वेपर प्रेशर में उतनी कमी आएगी, वेपर प्रेशर में कमी आएगी। ओके, सॉलिड पार्टिकल चीनी ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर में कमी आएगी, क्योंकि इवेपोरेट होने की टेंडेंसी घटती जाएगी। तो सिंपल बात है कि जो वेपर प्रेशर बनेगा वो कम होगा। ओके, तो कहने का कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो उसके सॉलिड पार्टिकल के नंबर्स पर डिपेंड करती है कि कितना सॉलिड पार्टिकल डाला है हमने। ओके, तो उन प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। हम लोग यहाँ पे 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, फिर से सुन लो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, मेरे साथ रिपीट करो तो याद हो जाएगा। दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, पहला पॉइंट, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ओनली। ओके, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ओनली। नंबर ऑफ छूट गया यहाँ पे, ऑफ छूट गया, ऑफ लिख लेना आप लोग। ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, ओनली माने वो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में पड़े हुए सॉलिड पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करते हो, निर्भर करते हो, उनको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, यानी कि सॉलिड कौन सा रखा हुआ है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूट उसमें चीनी रखा हमने कि ग्लूकोज रखा हमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी।
ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, सॉल्यूट कैसा डाला गया है, सॉल्यूट चीनी डाला गया है कि ग्लूकोज डाला गया है, उसके नेचर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ संख्या से मतलब है। संख्या ज़्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा, संख्या कम होगा, पार्टिकल की संख्या कम होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इजी। ओके, डेफिनेशन समझ में आया? अब आगे हम लोग समझेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो उस सॉल्यूशन के अंदर पड़े हुए सॉलिड पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करते हैं सिर्फ। ओके, ओनली, याद रखना बात को, और उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। नेचर लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यहाँ पर ओनली लिख दिया ना, यहाँ पे ओनली। कितना डेफिनेशन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में भी लिखी हुई है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। तो सही बात है कि उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ओनली लिख दिया। तो डेफिनेशन आपका लैंग्वेज मैंने छोटा कर दिया ताकि आपको आसानी हो याद करने में, बोर्ड बच्चों के लिए, बोर्ड वाले बच्चों के लिए। आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही है। ओनली से काम बन गया, क्योंकि ओनली मतलब कि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। पार्टिकल कौन है ये मतलब नहीं है मुझे। ओके, समझ में आ गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है साहब? तो देखो 4 तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है। ओके, देखो, एक है आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, RLVP बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? RLVP। ओके, RLVP। उसके बाद दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे साथ रिपीट भी करो, तुम लोग बोलो भी, याद होगा साथ साथ। ओके, तो जब भी आप लेक्चर देखो तो साथ साथ बोला भी करो, उससे आपको क्या होगा कि याद होगा। बोल बोल के लिखो, कॉपी कलम लेकर के। ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये आपको चारों जो है ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। हमारे सिलेबस में ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। ओके, अब ये क्या होता है हम लोग इसको 1 बाय 1 करके डिटेल से स्टडी करेंगे, सबको अलग अलग लेसन में हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चिंता मत करो। ओके, तो याद रखो, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी साहब? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ओनली। ओके, इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बस वो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। डेफिनेशन याद कर लेना, चारों को याद कर लेना। कौन है पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ? चलो मेरे साथ बोलो, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बोलो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, लो बड़ा करके बताता हूँ। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा बोलो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथा बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर। 1 बाय 1 हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। चलो, ये समझ में आ गया इंपॉर्टेंट चीज़? चलो, इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, उसके बाद आगे आ जाओ। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। ओके, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ इतना ही याद करना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो आपको इतना ही ये लिखना है। मैं लिख देता हूँ, इतना ही लिखना है एग्जाम में, 2 नंबर में, बोर्ड एग्जाम में आएगा शॉर्ट टाइप में। ठीक है, तो इतना ही लिखना है, काफ़ी कम माने इनफ है एग्जाम में डिफाइन करने के लिए। बोलेगा डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको इतना लिखना है जितना मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। अब एक्स्ट्रा नॉलेज आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, कंसेप्ट के लिए, कि बेवकूफ़ कहीं नहीं बनना। ठीक है, आगे कंसेप्ट कंपटीशन की तैयारी करो तो उसमें भी काम आएगा। चलो, मैंने लिखा है यहाँ पे, सुनो। तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। ओके, क्या कुछ एक्स्ट्रा हो जाए? तब सुनना चाहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, से क्या मैंने बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। ओके, सॉलिड पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, ध्यान दो आप लोग, मैंने यहाँ लिख दिया, नोट करके देखो। मैंने यहाँ लिखा है पहला नंबर में #1 में #01 देखो, #01। ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। हम कौन सा सॉलिड पार्टिकल डाल रहे हैं, कुछ चीनी डाल रहे हैं कि ग्लूकोज डाल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि कितना डाल रहे हैं। ओके, जितना ज़्यादा डालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। आपको वो सर कैसे पता चलेगा ये सब? चलो ना, अभी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे पता चलेगा। ओके, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, वो तो रियल में तुमको जब तब समझ में आएगा। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी याद ना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कितना सॉलिड पार्टिकल्स में डाला गया है उस पर डिपेंड करता है, कौन सा डाला गया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। पहला पॉइंट। ओके, दूसरा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मेनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने का मकसद क्या है? ओके, उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल थियोरेटिकली हम लोग
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करके हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मोलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास बोलो, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो समझा दिया कि नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, किस पे डिपेंड नहीं करता बाबू? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। तो जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वहाँ पे सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे, उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलो ये समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो आप लोग, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तीसरा इंपॉर्टेंट देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड फॉर, ओके। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए डिफाइन किया गया, मैंने पहले ही बोल दिया था, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है कुछ कंडीशन में, ओके। वो सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? इसको हिंदी में तनु विलीन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन बनाया मैंने, उसमें सॉल्वेंट तो ऑलरेडी है, जैसे वाटर है, अब मैं शुगर डाल रहा हूँ तो उसमें जो शुगर जैसे चीनी है, यानी कि जैसे ग्लूकोज डाल दो, तो ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत कम है, इतना कम है कि उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला गया, ओके। जैसे मान लो मैं बोल दिया कि 100 ग्राम, मान लो कि मेरे पास बेंजीन है, और 100 ग्राम बेंजीन में मैंने कहा आपको कि ग्लूकोज रख दो 0.5 ग्राम, तो बताओ 100 ग्राम के कंपेयर में 0.5 ग्राम कितना कम है? बहुत कम है कि नहीं है? तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आया? बहुत इजी से है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जिसमें सॉल्यूट के मोल, सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होते हैं सॉल्वेंट के कंपेयर में। मैंने लिखा है देखो यहाँ पर डब्बा में देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी सवाल में काम आएगा ये, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मच लेसर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो लोग सुनते हैं ना डाइल्यूट एसिड, ओके, कंसंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट का मतलब है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, इतना कम हो कि उसको निग्लिजिबल हम कह सकते हैं, न के बराबर, ठीक है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस तरह के सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दो तो काम चल जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? दैट सॉल्यूशन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मच लेसर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ओके। चलो अब हम बी नंबर #3 का ये मैं ए पढ़ लिया, बी में देखो दूसरा कंडीशन देखो। दूसरा कंडीशन क्या है? सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो मैंने पहले ही समझा दिया था स्टार्टिंग में ही। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि जिसकी इवेपोरेशन की टेंडेंसी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ओके। और उसके बाद शुगर, ग्लूकोज, ये हो गया। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? वोलेटाइल सॉल्वेंट, क्या का? जैसे वाटर, ये बेंजीन है, ओके, ये अल्कोहल है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ओके, एसीटोन है, बहुत सारे हमारे सॉल्वेंट है हमारे पास, ओके। तो ये सब है। तो मैंने ये कंडीशन लिख दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए डिफाइन किया गया है बाबू? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन किया जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, और दूसरा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, किसमें? वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ठीक है। पॉइंट क्लियर? चलो अब आ जाओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, #4। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। मैंने बता दिया सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, कितना सॉल्यूट डाल रहे हो, सॉल्यूट का कितना मोल डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। जितना सॉल्यूट का मोल ज़्यादा होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके, समझ में आ गया। लेकिन अब बताओ मोल ज़्यादा कब होगा? यानी मोल ज़्यादा तब ना होगा जब उसका मोलर मास कम होगा। देखो घर से, जैसे मान लो 100 ग्राम है तो आपके पास, मान लो कि मैं बता रहा हूँ 100 ग्राम आपके पास जैसे हाइड्रोजन गैस है, ओके, और 100 ग्राम आपके पास, मान लो कि जैसे 100 ग्राम नहीं मानो 80 ग्राम मान लो, ठीक है, 80 ग्राम आपके पास, ओके, 80 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन गैस है, और 80 ग्राम ही आपके पास ऑक्सीजन गैस है। बताओ किसमें मोल ज़्यादा होगा? तो मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास है मोलर मास, तो गिवन मास 80 हो गया, ऑक्सीजन का मोलर मास तो 32 है, ओके, 32 है, समझ रहे हो। तो अब 32 को तुम काटो 40 80 से, तो क्या हो जाएगा? 80 16 5 80, अढ़ाई हो जाएगा, ढाई 2.5 मोल होगा। कितना मोल होगा? 2.5। और अब हाइड्रोजन का होता है 2, तो 80 को 2 से भाग करो तो 40 मोल हो गया। बताओ जिसका मोलर मास कम है, ओके, हाइड्रोजन का मोलर मास कम है, देखो ना उसका 2 ही आया, ऑक्सीजन का 32 है, तो देखो उसका मोल 2.5 आया, ओके, ऑक्सीजन का मोल आया 2.5 क्योंकि इसका मोलर मास ज़्यादा था, और वाटर का, इसका हाइड्रोजन का आया। थोड़ा सा आपसे फ्रेश से बना के समझाते हैं हम आपको, ठीक है। मैं हाइड्रोजन ले रहा हूँ 100 ग्राम, दोनों का 100 ग्राम ले रहा हूँ, 100 ग्राम हाइड्रोजन, 100 ग्राम, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ 100 ग्राम, ओके। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ हाइड्रोजन का मोल कितना होगा? तो हाइड्रोजन को 100 ग्राम में 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करोगे तो कितना होगा? 50 मोल हाइड्रोजन का, 50 मोल, 100 ग्राम में 50 मोल हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन को तुम 100 में 32 से भाग करो, क्योंकि 16 में 32 होता है, भाग करो तो 2.5 होगा। अब बताओ 100 ग्राम में हाइड्रोजन के 50 मोल है और 100 ग्राम में ऑक्सीजन गैस के 2.5 मोल है,
जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसका मोल कम है। ओके, सिंपल बात है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका मोल कम होगा। ओके, सिंपल सा बात है। ओके, अब बताओ कि अब यहाँ पर मोलर मास के तो डायरेक्टली मोलर कंसंट्रेशन डायरेक्टली क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल है। तो मोल ज़्यादा तो मोलर मास कम, अब मोल कम तो मोलर मास ज़्यादा। तो बताओ मोल ज़्यादा, ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगा। अब मान लो कि अगर जब मोल ज़्यादा तो मोलर मास कम हो जाएगा, मोलर मास कम तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। पॉइंट समझाया कितना इजी तरीके से है। तो मोलर मास के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन के, मोलर कंसंट्रेशन मोल, ओके, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल ज़्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मोल ज़्यादा होने से मोलर मास घट जाता है, मोलर मास कम जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना बात को, मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास बोलो, लेकिन मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल मतलब मोलर कंसंट्रेशन, उसी को बोलते हैं मोल। ओके, जितना ज़्यादा मोल होगा सॉलिड का उतना ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। ओके, मैंने अभी समझाया कैसे। ओके, क्योंकि मोल बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास घट जाता है। ठीक है, उल्टा रिलेशन याद रखना, बहुत ईजी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा लेक्चर ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पर अब मैं पूरा को बड़ा कर देता हूँ, आप लोग अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, एक एक बात को इंपॉर्टेंट को नोट कर लो। ओके, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना ही याद करना, ज़्यादा याद नहीं करना है। ओके, इसको याद कर लो। उसके बाद ये सब जानकारी की बात है, कंसेप्ट है, इस पर ऑब्जेक्टिव वगैरह आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एनसीईआरटी को स्टडी करो, एक एक करके करो। तो केमिस्ट्री सीखने की सबसे अच्छी बात है कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पढ़ोगे लाइन करके, बहुत मजा आएगा तुम लोग को। एक्चुअली क्या है, मैंने लैंग्वेज बहुत ईजी करके लिखा है, इसलिए लिखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं, हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको दिक्कत होता है याद करने में। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, इसको क्या करना, बोल बोल के पढ़ना, बोल बोल के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उसको लिखना भी, तो देखो जल्दी याद हो जाएगा। आज जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया होता है उसी दिन उसको याद कर लो, बात के लिए मत छोड़ो। ओके, समझा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इजी से इजी लैंग्वेज में दिया जाए, इतना बेस्ट दिया जाए कि ताकि आप लोगों को एकदम आसान हो जाए, कंसेप्ट भी मिल जाए और उसके बाद आप लोग को याद भी हो जाए। ओके, तो हम लोग आप 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ओके, उसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में करते हैं। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आप लोग इसमें कुछ टॉपिक इस लेसन में आपको कोई दिक्कत हो तो पीछे जाकर फिर से इसको रिवाइंड करो, आप वीडियो को पॉज करो, फिर पीछे देखो, फिर से उसको बार बार सुनो और उसको नोट करो। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बोलता हूँ मुझसे, उसको नोट भी कर लिया करो। ठीक है, चलो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग, बाय। ओके।